हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के न्यूमेरिकल्स की कि आखिर किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट किया जाता है और किस तरीके से हमें उसका सॉल्यूशन करना होता है। तो देखते हैं, हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल। हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और उसका हमें क्या दिया गया है? पीएच दिया गया है 10। ठीक है, और हम इस जो हमारा जो ये लेक्चर है उसके अंदर हम इन सभी फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, देखो हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या होगा? देखो पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑफ। देखो अगर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करता है तो हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है? हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। उसके लिए क्या होता है? प्रेशर जो होता है हाइड्रोजन गैस का वो 1 atm होता है। तो पी ऑफ हाइड्रोजन जो ऊपर लिखा जाता है कि हाइड्रोजन का प्रेशर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन लिखी जाती है। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। यानी हाफ ऑफ H2 गैस क्या करती है? वो हाइड्रोजन एटम निकालती है, H पॉजिटिव आयन निकालती है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे N की वैल्यू तो हो जाएगी 1। N की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। सिमिलरली ई नॉट सेल वैल्यू क्या होती है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपकी 0 होती है। तो यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे आप 1 पुट कर देंगे। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है? पी ऑफ हाइड्रोजन गैस वो होता है आपका 1 atm। तो आप 1 वैल्यू पुट कर देंगे। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? तो देखो जब भी आपको pH दिया गया हो और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी हो तब आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बराबर में 10 की पावर माइनस pH। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकल जाएगी? देखो 10 की पावर माइनस pH और 10 की पावर माइनस pH कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो यहाँ पे ये आ गई आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया माइनस 0.0591 अपॉन में एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे? आप 1 पुट कर देंगे। लॉग ऑफ पी ऑफ इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1। और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे। अब देखो 10 की पावर माइनस 10 अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी इसकी पावर। तो यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ इस चीज को इस तरीके से कि 10 की पावर क्या बन गई है? 10 बन गई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि जब भी log 10 मतलब कुछ भी होता है और उसकी पावर में दिया गया होता है तो पावर क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके किस तरीके से लिखेंगे? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0, या फिर इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 0.0591 इंटू में देखो ये 10 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा log के आगे। तो 10 और log ऑफ 10। अब आपको पता ही है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई सेल कितना बचेगा? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू 10। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 0.591 वोल्ट। तो ये क्या आ गया? आपका ई सेल आ गया भाई। और यही उसने क्या पूछा था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसने पूछा था। यही आपका आ गया है पोटेंशियल। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? ईएमएफ कैलकुलेट करना है किसी सेल की, और उस सेल की क्या दी गई है? आपको रिएक्शन दी गई है ये वाली। ठीक है, और ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। तो ईएमएफ आपने कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? फिर से आपका यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है? चेंज। अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही होती तब ईएमएफ किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशन पे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तब आपका ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे? देखो ई नॉट सेल क्या है आपका? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑफ। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखनी होती है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? ये निकल 2 पॉजिटिव होगा। वैसे तो ये सिल्वर भी होगा, लेकिन हम सिल्वर की नहीं लेंगे क्योंकि इसकी ये किस स्टेट में प्रेजेंट है? ये है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट। और रिएक्टेंट में ये किस स्टेट में प्रेजेंट है? ये भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो सॉलिड जो स्टेट के जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं उनकी हम कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। तो यहाँ पे केवल एक्वस मीडियम वालों की कंसंट्रेशन ली जाती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है? निकल 2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे निकल 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन में किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी? सिल्वर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब देखो सिल्वर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो ये 2 भी आपका मल्टीप्लाई में ही आएगा। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ई नॉट सेल की वैल्यू उसने दे रखी है। यहाँ पे मैं सभी की वैल्यू लिख देता हूँ कि ई नॉट सेल की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी? 1.05।
और किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव से किस में जा रहा है, देखो 0 में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 सिल्वर के हैं, अगर 2 सिल्वर 2 अगर 0 में जा रहा है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा आपको तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और 0 से किस पे जा रहा है, 2 पे। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे n कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिमिलरली कंसंट्रेशन इसकी कितनी दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन ये वाली दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि निकल 2 पॉजिटिव की यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन दे रखी है 0.160 और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁻²। ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या किया है, अगर आप 160 को क्या करेंगे, डिवाइड में 1000 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, या फिर 1000 क्या होगा, एक 0 से ये कट जाएगी। इस तरह देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 160 अपॉन में क्या करेंगे आप 1000 करेंगे, इससे 0 कट गई तो 16 क्या कर सकते हैं, 16 × ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 16 10 की पावर -2। तो यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन दी गई है आपको, और सिल्वर पॉजिटिव की दी गई है। तो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है आपके यहाँ पे 0.002 मोलर दी गई है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मोलर। तो ये क्या आ गई आपकी कंसंट्रेशन आ चुकी है, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल की वैल्यू कितनी थी 1.05 पुट कर दी, माइनस 0.0591 अपॉन में n कितने थे, 2 थे तो मैंने 2 पुट कर दिए, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ निकल की कितनी थी भाई, निकल की थी 16 × 10⁻²। और सिल्वर पॉजिटिव की कितनी थी, वो थी 2 × 10⁻³ तो लिख देते हैं 2 × 10⁻³ इंटू में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी 2 पावर, क्योंकि ये 2 लगी हुई है। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 2 की अगर पावर ये अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा और 3 दूनी 6, ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूँ, देखो किस तरीके से, देखो 4 × 10⁻⁻6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे काट लेते हैं, 4 चौके 16, 4 पे कट गया। अब ये अगर 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 बन जाएगा। देखो अगले स्टेप में लिख लेते हैं E सेल इज इक्वल टू 1.05 - 0.0591 अपॉन में n लॉग ऑफ, देखो ये क्या हो गया 4 इंटू में 10 की पावर -2 तो रह गया था ऊपर, 4 × 10 की पावर -2। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। अब देखो +6 एंड -2 कितना बचेगा, 10 की पावर -4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ही लिख लेता हूँ, इनको हटा के 10 की पावर -4 ये बच जाएगा, ठीक है, नहीं +4 भाई, 10 की पावर +4 ये बच जाएगा क्योंकि ये प्लस में गया है ना ऊपर, इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे एक और फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉग ऑफ A × B किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ A प्लस में लॉग ऑफ B के बराबर होता है। तो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, देखो E सेल इज इक्वल टू 1.05 - 0.0591 अपॉन में कितने थे, 2 थे, तो लॉग ऑफ इसका क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 4 प्लस में लॉग ऑफ 10 की पावर 4। अब देखो अभी बताया था आपको कि अगर लॉग के कुछ है और उसकी पावर लगी हुई है तो वो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये पावर तो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी उठ के, तो यहाँ पे आ गई पावर आगे। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, तो इसे काट देते हैं यहीं पे, ठीक है। और लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, ये आप याद रखनी होती है, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.602। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग 4 की वैल्यू डायरेक्टली ही 0.602 लॉग 4 की वैल्यू होती है। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.602 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार डायरेक्टली ही 4.602, ठीक है। सिमिलरली जब आप इन्हें काटेंगे तो कैसे कटेगा, देखो इस तरीके से, 2 दूनी 4, 2 6, 0 के 0, 2 एकम 2। और जब आप इन्हें करेंगे सॉल्व, देखो आगे क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 इंटू 2.301। जब आप इन्हें पूरे को जब सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.92 वोल्ट। तो ये क्या आ गया आपका, वो ईएमएफ आ गया जो वो इस रिएक्शन के लिए पूछना चाह रहा था आपसे। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज को पहचानना होता है और इस तरीके से आपने इनको पुट करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हमें क्या दिया गया है, एक सेल दिया गया है और इसकी रिएक्शन दी गई है हमें,
ठीक है। और उसमें क्या दे दिया हमें, ई नॉट सेल की वैल्यू दे दी, टेम्परेचर दे दिया और पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी। तो देखो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है आपका डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ क्या है, फैराडे है जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, और ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल उसने क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये दे रखा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो अगर जब ये दोनों क्वेश्चन दिए गए और देखो जब ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं कि गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करो, तब तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, और अगर वो पूछ ले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो तो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है ये वाला कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के। आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314, टी क्या है, टी आपका टेम्परेचर है, और लॉग ऑफ के, के क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि आपने निकालना है। तो देखो हम वन बाय वन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। तो सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे, देखो गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे आप, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वाला इस्तेमाल करेंगे आप फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो डेल जी नॉट तो आपने गिब्स फ्री एनर्जी तो कैलकुलेट करनी है, तो माइनस एन कितने हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर एक आयरन प्लस 3 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर दो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 आयरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो 2 आयरन अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी मूवमेंट कर रहे हैं, 2, तो एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम होती है, इनटू में ई नॉट सेल की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 0.236 वोल्ट, देखो ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो 0.236 वोल्ट, ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। जब आप इसे कैलकुलेट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 45,540 जूल पर मोल। देखो नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के। यहाँ पे देखो डेल जी नॉट की वैल्यू तो आपने अभी निकाली, ये निकाल रखी, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस 45,540 इज इक्वल टू माइनस 2.303। आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की होती है 8.314, और टेम्परेचर इसने दे ही रखा है हमें, ये दे रखा 298 केल्विन। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 298 केल्विन इनटू में लॉग ऑफ के। हमें निकालना क्या है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और देखो लॉग के किसके बराबर आ जाएगा, लॉग के आ जाएगा 45,540, और बाकी इस सारे को इसके डिवाइड में ले आते हैं। तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, जब आप इसे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.98। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई आपकी लॉग के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ गई है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले ये अप्लाई करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें क्या दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई है किसकी, इतनी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, मिथेनोइक एसिड है उसकी ये कंसंट्रेशन दी गई है, और उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, इतनी है 46.1 इतनी दे रखी है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के द्वारा, और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ये वाला कि क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो नोट लगा रखा है इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी कितनी है आपकी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फर्दर क्या पूछ रखा है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रखा है आपसे। यहाँ पे कौन सा फार्मूला होगा इस्तेमाल आपका, ये वाला होगा कि ये होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। सी क्या है, सी है आपकी कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है, अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, हमें पता चल चुका है। गिवन में क्या दे रखा है आपको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, H पॉजिटिव की और HCO नेगेटिव की, ठीक है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो ये गिवन दे रखे हैं इनका हम इस्तेमाल कर लेंगे। देखो H पॉजिटिव और HCO नेगेटिव क्या बनता है मिलके, H पॉजिटिव प्लस में HCOO नेगेटिव, ये मिलके बनता है आपका HCOOH, मिथेनोइक एसिड बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी दे रखी है आपकी। तो अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं, HCOOH की निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी किसकी, H पॉजिटिव की प्लस में किसकी कर देंगे, HCOO नेगेटिव की। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो किसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मिथेनोइक एसिड की आ जाएगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट कैसे करोगे, देखो ये वैल्यू दे रखी है इसकी 349.6
प्लस में इसकी कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है 54.6, 54.6। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो जोड़ लेते हैं, 6 6 12, हासिल पाई 1 तो 10, 10 और 4 14 का चौका, हासिल पाई 1, 5 5 और 5 10 की 0, हासिल पाई 1, तो 404.2 आपका क्या आ गया है, ये आपकी आ गई है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें दे क्या रखा है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। अब गिवन हमें जो दे रखा है, देखो कंसंट्रेशन दे रखी है सबसे पहले, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, देखो यहां से पता चल रहा है हमें यूनिट से, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, कंसंट्रेशन की होती है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन तो आपकी दे रखी है 0.025, है ना। और क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, मिथेनोइक एसिड की, ये दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी मिथेनोइक एसिड की, यानी HCOOH की दे रखी है आपकी 46.1, ठीक है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर दो, तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। देखो अभी निकाल, इसकी क्या है, इसकी तो दे रखी है हमें 46.1 अपॉन में इसकी कितनी अभी निकाल ली हमने, क्या निकाली, ये निकाली 404.2। जब आप इन्हें डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा अप्रोक्स 0.114, इतना आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये तो आपकी आ गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, यानी पहले पॉइंट हमने क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, है ना। तो क्या फॉर्मूला है, देखो K = C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। K = देखो C की वैल्यू उसने दे रखी है हमें, क्या दे रखी है 0.025, तो 0.025 इंटू में अल्फा क्या निकाली है हमने, अभी निकाली है 0.114, तो कर देते हैं 0.114, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 0.114। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं, और इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ अ करंट फ्लोज ऑफ 0.5 एम्पियर थ्रू अ मेटेलिक वायर। कह रहा है कि 0.5 एम्पियर करंट एक वायर में से गुजर रहा है, कितने समय के लिए, 2 घंटे के लिए गुजर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस तार में से गुजरे होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो गिवन क्या है, हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन हमारे पास में क्या क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है करंट, करंट कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है, टाइम उसने दे रखा है हमें 2 आवर। जब हमें इसे सेकंड में बनाना होगा तो क्या होगा, 2 × 60, यानी अब ये किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा, और सेकंड में बदलना होगा तो 60 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7200 सेकेंड। तो इतने सेकंड आ गए आपके, ठीक है। फर्दर क्या है, चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो। चार्ज कैसे निकालते हैं आप, चार्ज होता है आपका करंट इंटू में टाइम। तो Q चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, करंट कितना है 0.5 इंटू टाइम कितना है 7200। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3600 कूलम्ब। तो ये क्या आ गया, आपका चार्ज आ गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब किसी वायर के अंदर से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो चार्ज जनरेट होता है 96,500 कूलम्ब, जिसे हम 1 फैराडे बोलते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है हमारा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, कितना = 96,500 कूलम्ब, इतना चार्ज कैरी करते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 96,500 कूलम्ब चार्ज कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अंदर होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, इतने चार्ज के अंदर। तो 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसे डिवाइड कर देंगे आप, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में क्या आ जाएगा 96,500 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वो पूछना किसके अंदर चाह रहा है, इतने चार्ज के अंदर पूछना चाह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे कि 3600 कूलम्ब के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो वो तो डिवाइड में तो है ही,
6.022 इंटू 10⁻23 अपोन में क्या था 96,500 था, इंटू में क्या कर देंगे आप यहाँ पे 3600 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, जो कि आ जाएगी आपकी 2.25 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स उस तार के अंदर से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे 2 घंटे के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में कि हमें कोई रिएक्शन दी गई है और इससे हमें पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होगी किसके अंदर, कूलम्ब्स के अंदर, कि 1 मोल ऑफ ये क्रोमेट आयन दे रखा है, डाइक्रोमेट आयन दे रखा है, इसको रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने अभी बताया कि जब भी किसी वायर के अंदर से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट करते हैं तो कितना चार्ज जनरेट होता है, 96,500 कूलम्ब चार्ज जनरेट होता है। तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा बिल्कुल ही। देखो किस तरीके से होगा, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो कितने चार्ज कैरी करते हैं, 96,500 कूलम्ब चार्ज कैरी करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब उसे कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 6 फैराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, ये 1 फैराडे के बराबर होता है ना, ये 1 फैराडे के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम क्या कह सकते हैं, फॉर रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आयन यानी Cr2O7 नेगेटिव आयन रिक्वायर, कितना चार्ज रिक्वायर करेगा, ये रिक्वायर करेगा 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कर रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करेगा तो कितना चार्ज करेगा, 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर करेगा। और 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर करेगा तो 1 फैराडे किसके बराबर होता है, 96,500 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो 96,500, तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5,79,000 कूलम्ब। तो इतने चार्ज की आपको जरूरत पड़ेगी इसके रिडक्शन करने के लिए, 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन को रिडक्शन करने के लिए। देखो वैसे आंसर क्लियर हो गया था, हमें बस अगर ये ध्यान में हो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, इतना चार्ज कैरी करता है। तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, तो 6 फैराडे कैरी करेगा। तो यहां से हमारा आंसर डायरेक्टली भी आ सकता था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें क्या दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किस किस के लिए, NaCl के लिए, HCl के लिए और CH3CONa के लिए। कितनी दी गई है, ये और ये दी गई है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। देखो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो हमें 3 कंपाउंड दिए गए हैं, NaCl, HCl और ये, ठीक है। तो हम किन 2 की रिएक्शन करें जो हमारा ये बन जाए। तो एक बार हम डायरेक्टली देख लेते हैं, फिर हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान से हो जाएगा। वैसे इसको करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान वाला बताता हूं कैसे होगा। देखो जब आप इसकी और किसकी रिएक्शन करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखो CH3COONa की प्लस में HCl के साथ में अगर आप रिएक्शन कर दें तो क्या होगा, देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बन के बाहर निकल जाएगा, NaCl बन के बाहर निकल जाएगा और प्लस में CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। यही क्या है आपका एसिटिक एसिड है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, NaCl की दी गई है भाई कितनी, ये दी गई है 126.4। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 126.4 दी गई है। HCl की कितनी दी गई है 425.9 इसकी दी गई है। और इसकी कितनी दी गई है, इसकी दी गई है 91.0। तो ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो हम इन्हें जोड़ देते हैं और इसको लिख देते हैं बराबर में, और इसकी हमें कैलकुलेट करनी है तो इसको मान लेता हूं मैं x, ठीक है। अब क्या करें हम, देखो जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ना एक बार, 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है, 5.516 हो जाएगा एंड 2 and 9 11 हासिल पाई 1 तो 516.9 हो गया, बराबर में 126.4 इंटू में x, ठीक है, प्लस में x। अब x यहीं रहने देते हैं, इसी को यहाँ पे ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा ये। तो x बराबर 516.9 घटा 126.4
जब आप इसे घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 390.5, 390.5। तो ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। तो ये क्या है आपका बिल्कुल ही आसान सा तरीका है, आपने पहले देख लेने हैं। दो कंपाउंड के अगर मिक्सचर कर देते हैं तो तीसरा कंपाउंड अगर बन रहा होता है तो आपने उस तरीके से रिएक्शन करके और उनकी मोलर कंडक्टिविटी नीचे लिख के फिर बीच में बराबर का निशान लगा के आपने उसको x मान लेना होता है और सॉल्व करके आप क्या निकाल देते हैं, उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कोलरोच लॉ के ऊपर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरीके की सीरीज पसंद आ रही है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अगर आप और करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हमसे डाउट क्लियर करवा सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।